So in the previous video, we have seen about the Regulating Act of 1773. We saw about the PYQs, we saw about the provisions, and then we understood about the problems associated with it. Now to overcome these problems, what the British tried next was to come up with another act, जिसको इन्होंने नाम दिया अमेंडिंग एक्ट. क्योंकि जब आप किसी चीज़ को सुधारते हो तो आप क्या बोलते हो कि हम कर रहे हैं अमेंड, ठीक है. 1781, इसको the other name is also Act of Settlement. Now no previous year question I have found from this topic in any of the exam, ठीक है. CSE भी नहीं और दूसरे स्टेट्स वाले भी नहीं, तो इसको जस्ट हम क्विकली ब्रीफ जल्दी से करके आगे बढ़ते हैं. तो बेसिकली दिस वॉज पार्शली डन टू एड्रेस वट एवर इशूज़ एग्जिस्टेड विद द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. तो यहाँ पे इन्होंने क्या करने की कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट के जो जुरिस्डिक्शन थे उसको थोड़ा, बिकॉज वी सॉ दिस वॉज अ प्रॉब्लम दैट इट वॉज नॉट प्रिसाइसली डिफाइंड, तो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को थोड़ा प्रिसाइसली डिफाइन करने की कोशिश की, ठीक है. जैसे कि ये बोला गया कि अब ये कैलकटा के अंडर ही इनका जुरिस्डिक्शन रहेगा, वहाँ पे सारी चीज़ें ये लोग देखेंगे और जो भी इनके पास आएगा उसको वो उसके पर्सनल लॉ के हिसाब से टैकल करेंगे. सो लेट्स से इफ हिंदू इज़ कमिंग तो पर्सनल ऑफ हिंदूज विल बी टेकन केयर ऑफ, अगर मुस्लिम इज़ कमिंग तो पर्सनल ऑफ मुस्लिम वुड बी टेकन केयर ऑफ, ठीक है. उस चीज़ को बोला गया. उसके अलावा एक और चीज़ थी कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स, तो वेन एवर दे विल बी डूइंग एनीथिंग इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी, अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में जब वो कोई काम कर रहे होंगे तो उनको यहाँ पे किसी भी तरीके का चार्ज नहीं लगेंगे. दे विल बी गेटिंग इम्यूनिटी फ्रॉम एनी काइंड ऑफ चार्जेस व्हेन दे आर परफॉर्मिंग द ऑफिशियल ड्यूटी. मतलब उन पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं लगा सकते आप, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, मतलब एक तरह से उनके पास फ्रीडम है कि जो मन चाहो कर लो, ठीक है. देन यहाँ पर क्या था कि इट एग्जेम्प्टेड, बट ऑफकोर्स इट इज़, देन यू विल से कि फिर उन्होंने पास ही ऐसा करके क्यों करा. द आइडिया वॉज कि यहाँ पे उन्होंने बोला कि ऑफिशियल कैपेसिटी में जब वो करेंगे तब, ताकि वो हैसल फ्री अपना काम कर सकें. नहीं तो अब चूँकि हमारे पास एक कोर्ट भी है, अब हर बात में अगर हम उनको कोर्ट में घसीट लेंगे तो फिर काम नहीं होगा. तो द आइडिया वॉज अबाउट द ऑफिशियल, ऑल्दो ऑफकोर्स इट वॉज मिसयूज्ड, बट दिस वॉज द आइडिया. फिर इट ऑल्सो एग्जेम्प्टेड द गवर्नर जनरल, ठीक है, एंड इट्स काउंसिल from what? From the Supreme Court jurisdiction for the official acts. जैसे इन ऑफिशियल्स के लिए हुआ या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स के लिए हुआ कि ऑफिशियल कैपेसिटी में जुरिस्डिक्शन नहीं रहेगी, सेम हैपेंड फॉर द गवर्नर जनरल काउंसिल ऑल्सो ये बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से हम रेवेन्यू मैटर्स हटा रहे हैं. रेवेन्यू का कोई मामला होगा तो वो कोर्ट नहीं जाएगा, ठीक है. उसके अलावा अगर किसी भी तरीके का, क्योंकि दिस वाज द सुप्रीम कोर्ट सेट एट कैलकटा, बट देयर वर सर्टेन प्रोविंसेस, बाकी जो और ब्रिटिश प्रोविंसेस थे जो दूसरे एरियाज थे, वहाँ पर भी तो अपने प्रोविंशियल कोर्ट्स थे. तो अभी क्या होता है, लेट्स से जब प्रेजेंट जुडिशियल स्ट्रक्चर, इफ़ यू अंडरस्टैंड एंड नो अबाउट इट, बिकॉज अगेन आई हैव टॉट इट इन द जुडिशरी सेक्शन, we have the present system that we have India is of integrated, independent and integrated judiciary. तो अगर कोई भी लो इंटीग्रेटेड मतलब हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट हमारा चीज़ें फॉल कर रही हैं, हम सेंटर और स्टेट में अलग अलग, फेडरल सिस्टम हमारा लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में है बट नॉट इन द जुडिशरी, है ना. तो अगर लोअर कोर्ट का कोई इशू है, लेट्स से हाई कोर्ट का कोई इशू है, तो आप उसके अगेंस्ट अपील लेके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो. अगर सबॉर्डिनेट कोर्ट का कोई इशू है तो आप उसके अगेंस्ट अपील लेके हाई कोर्ट जा सकते हो. दिस इज़ हाउ द चेन ऑफ कमांड फॉलोज एंड यू कैन हैव द अपील्स. बट उस टाइम पे जो प्रोविंशियल कोर्ट्स थे उनके अपील को कायदे से क्या होना चाहिए कि अगर हमें यहाँ से कुछ भी अपील मतलब इफ़ देयर इज़ एनी जजमेंट फ्रॉम दिस प्रोविंशियल काउंसिल एंड आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस जजमेंट, आई कैन चैलेंज दैट जजमेंट एंड टेक द अपील हायर, ठीक है. अगर हमको अपील लेके जाना है तो होना क्या चाहिए था कि यहाँ से ये जाएगा कोर्ट के पास, कायदे से यही होना चाहिए था. बट बोला गया इस एक्ट के थ्रू कि ये नहीं होगा, ठीक है, कि ये नहीं होगा. तो ये अपील जाएगी किसके पास, बोला गया कि यहाँ से अगर अपील जाना है, अगर यहाँ से अपील जाना है तो ये जाएगा गवर्नर जनरल काउंसिल के पास. ये जो गवर्नर जनरल के साथ 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर की काउंसिल बनी थी, आई होप यू रिमेंबर, ठीक है, दिस वन जो 1773 में बना था. सो अब ये प्रॉब्लम आ गई कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो पावर हमने किसको दे दी, गवर्नर जनरल काउंसिल को. और इन्हीं को पावर दे दिया गया कि भाई आप जो भी रेगुलेशंस बनाने हैं, ठीक है, फॉर द
प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड प्रोविंशियल काउंसिल्स। जो भी मतलब प्रोविंसेस की जो भी चीज़ें करनी है वो पावर अब आपके हाथ में है। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को प्रिसाइसली डिफाइन करके सिर्फ कैलकाटा तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया और बाकी सारी मोस्टली पावर्स जो हैं वो गवर्नर जनरल काउंसिल के हाथ में आ गई। ऐसा हुआ इस एक्ट के थ्रू, ठीक है। बट इससे क्वेश्चंस नहीं आए हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। ये था 1781 की कहानी। अभी जो हमें बात करनी है दैट इज़ अबाउट 1784, जहाँ पर एक एक्ट आया, वेरी फेमस वन, जो आपने सुना होगा, जिसको बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। अब ये क्या था? नाउ हियर फर्स्टली यू विल हैव द क्वेश्चन कि पिट्स इंडिया का क्या मतलब है, राइट। अभी तक हमने जो पढ़ा, एक तो पढ़ा रेगुलेटिंग एक्ट, सो वी अंडरस्टूड द मीनिंग दैट इट वाज टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। द सेकेंड वी डिड वॉज द एक्ट ऑफ सेटलमेंट, या जिसको हम बोलते हैं अमेंडिंग एक्ट, बिकॉज वी वॉन्टेड टू अमेंड द लूप होल्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, या फिर हम सेटल करा दे रहे हैं। अब आता है पिट्स इंडिया। तो भाई ये किस नाम के बेसिस पे पड़ा? तो बेसिकली उस टाइम पे जो ब्रिटिश पीएम थे उनका नाम था विलियम पिट, तो उनके नाम पर ये पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा, ठीक है। अब यहाँ इसकी जो सिग्निफिकेंस थी, अच्छा इससे PYQs में अगर हम बात करते हैं तो एक दूसरे एग्जाम में एक बार एक क्वेश्चन मैंने देखा है, ठीक है। उसके अलावा मिसलेनियस में आया है, लाइक मैच द कॉलम में प्रोविजंस और ये करके आया है। एक्सक्लूसिवली देयर हैज़ बीन वन क्वेश्चन जो उसका पहला प्रोविजन भी बनता है, दैट द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉज स्टैब्लिश्ड अंडर विच एक्ट, ठीक है, एंड दे विल गिव यू सर्टेन ऑप्शंस। तो ये आपको याद रखना है। अब है कि ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था। अभी तक देखिए आपको याद है कि कंपनी की जो गवर्निंग बॉडी थी वो क्या थी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की, है ना। अब इनके पास क्या ही काम था? पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों का काम था। देखिए भूलना नहीं है जो पिछले क्लास में करते जा रहे हैं। इफ़ आई शो यू, यहाँ पे हमने बात की थी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी था, ठीक है, और पॉलिटिकली तो ये काम कर ही रहे थे। तो और ये किसके द्वारा हो रहा था? यहाँ से सारी चीज़ें जो हैं वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वहाँ से वो काम कर रहे थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में हमने ऑलरेडी बात करा हुआ था। आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट, जस्ट अलाउ मी, वेयर डिड आई राइट इट? ओ या, गॉट इट, ठीक है। गवर्निंग बॉडी जो थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की, तो ये इनके पास था पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। अब क्या हुआ, यहाँ पे इन्होंने एक नई बॉडी बना ली, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, जिसमें 6 लोग थे जिनको 6 कमिश्नर्स बोला गया। तो अब ये बॉडी क्यों बनाई गई? COD और जो इंडिया में इनकी सरकार थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन दोनों चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। कि अब इन्होंने क्या बोला कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो EIC की बॉडी थी ना, और ये बन के आई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ, बिकॉज दीज 6 मेंबर्स इंक्लूडेड 2 ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर्स ऑल्सो। तो कंपनी को कंट्रोल करने के लिए और बेहतर तरीके से इन्होंने गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करा, और इन्होंने क्या बोला कि नाउ दिस COD विल ओनली फोकस ऑन द कमर्शियल एक्टिविटी, जो ये पहले भी कर रहे थे, ट्रेडिंग एंड ऑल से रिलेटेड, ठीक है। और जो बाकी जो भी सिविल मिलिट्री मैटर्स होंगे वो सब ये लोग करेंगे। तो पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल, मिलिट्री जो भी काम होगा अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगी, ठीक है। ये चीज़ इन्होंने बोल दिया। तो इस यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वॉज द गवर्निंग बॉडी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी which by the regulating act of 1773 was dealing with the political and administrative work. Now they created a new body named as Board of Control, which had 6 commissioners including 2 of the British cabinet members, ठीक है, to have the control over the court of directors and the control over their governance in India. And it said that the court of directors जो कंपनी की बॉडी है वो अब सिर्फ कमर्शियल काम करेगी, बाकी जो भी सिविल, मिलिट्री, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी काम होगा वो सब बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये नई बॉडी करेगी, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर बोली गई। तो अब आपको एक तो समझ में आ रहा है कि इस एक्ट के थ्रू एक मेजर चीज़ जो होती दिख रही है वो ये है कि यहाँ पे कमर्शियल वर्सेस पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट सेपरेटेड, है ना। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी 1773 के एक्ट के थ्रू पॉलिटिकल काम भी कर रही थी, बट अब उनको बोल दिया गया आपको पॉलिटिकल कुछ नहीं करना है, आपका कमर्शियल काम है सिर्फ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का कमर्शियल एंड पॉलिटिकल काम जो है वो सेपरेट हो गया, ठीक है।
एंड यहाँ पे एक और चीज़ दिखी कि पार्लियामेंट और COD के बीच में काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ दिख रहा है. कॉम्प्रोमाइज़ इन द सेंस कि दोनों की थोड़ी थोड़ी रह रही है कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी के भी हाथ में पावर छोड़ रहे हैं, बट ओवरऑल पावर हम ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक बॉडी को दे रहे हैं, है ना. नाउ दिस COD हैड कंट्रोल ओवर द कमर्शियल वर्क्स, मीन्स कॉमर्स का जो भी काम था, लेकिन इनको फिर भी ब्रिटिश क्राउन की अप्रूवल तो चाहिए थी. किस तरह के काम में, जैसे अगर आपको गवर्नर जनरल अपॉइंट करना है, काउंसिल के मेंबर्स करने, और जो भी चीज़ें करनी है उसके लिए आपको परमिशन चाहिए था. और एक चीज़ जो क्या हुई कि गवर्नमेंट को रख दिया गया अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नर जनरल. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अब कंट्रोल करेगा, कौन करेगा? द गवर्नर जनरल वुड डू दैट, ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ काउंसिल. और इनके पास तो वो कास्टिंग वोट की पावर थी. कास्टिंग वोट मतलब कभी टाई हो जाता है तो वो टाई ब्रेकर की तरह उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. ये एक और यहाँ पे मोर इम्पॉर्टेंट पावर क्या है कि यहाँ पर काउंसिल में अब इन्होंने मतलब ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया कि हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के गवर्नर जनरल के पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग करेंगे. अभी वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही हैं, इंडिया नहीं बने हैं, दूसरे एक्ट के थ्रू बनेंगे. तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के जो पावर्स हैं उसको हम थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर देंगे. तो अगर एक भी मेंबर का काउंसिल से सपोर्ट इनको मिल जाता है तो इनको कास्टिंग वोट की पावर दे के हम काम निकलवा लेंगे, ठीक है. एक चीज़ जो बहुत बड़ी लूप होल थी in the 1773 Act, which was that the subordinating power that was being talked about over the Madras and the Bombay presidency, उसमें clarity नहीं थी. पर यहाँ पे बोला गया, now this can be another very important point from the examination perspective, कि बॉम्बे और मद्रास के ऊपर जो सुपरविजन था अब उसको बहुत ही, या सबॉर्डिनेशन था उसको बहुत ही क्लियर कर दिया गया. तो बोला गया कि वॉर हो, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो, रेवेन्यू हो, कोई भी ऐसा मामला हो, उन सब के ऊपर सबॉर्डिनेशन किसका रहेगा? बंगाल का. बहुत क्लियरली इस चीज़ को यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया, ठीक है. एंड ऑफ कोर्स द गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो हैं, ठीक है, वो तो सबॉर्डिनेट थे ही COD और BOC दोनों को. तो वो तो उनके अंडर में एक तरीके से काम कर ही रहे थे. वो अपने मर्जी से कोई भी ऐसे वॉर या पीस ट्रीटी कुछ भी ऐसे नहीं कर सकते थे. तो एक क्लियर हायरार्की ऑफ कमांड हमें दिख रहा है. अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो यहाँ पे क्लियरली समझ लेंगे. यहाँ पे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ही, ठीक है. उन्होंने ये बॉडी बनाई BOC इस एक्ट के थ्रू, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें 6 मेंबर्स रखे जिनको कमिश्नर्स बोला गया, विच इंक्लूडेड 2 ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर्स, ताकि हम सरकार का रिप्रेजेंटेशन रख सकें. ये कंट्रोल करेगी COD को, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थी, जो EIC की बॉडी थी, जो अब सिर्फ कमर्शियल काम करेगी. और ये लोग जो भी बाकी पॉलिटिकल, सिविल, मिलिट्री जो भी काम है मतलब बाकी सब करेंगे. और ये COD भी कंट्रोल करेगी जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल है उसको. और ऑफ कोर्स अगर हायरार्की में BOC ऊपर है, फिर COD है, फिर गवर्नर जनरल है, तो ऑफ कोर्स इनका इस पर कंट्रोल भी रहेगा. ओवरऑल हायरार्की वाज एस्टैब्लिश्ड. इन शॉर्ट, उतना डिटेल में हमें नहीं जाना है, ठीक है. अब क्वेश्चंस में ये आ सकता है, जो कि मॉक टेस्ट के क्वेश्चन में ज़्यादा पूछा जाता है, अभी तक एग्जाम में ऐसा नहीं देखने को मिला है, कि कौन से एक्ट में पहली बार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टेरिटरीज थी इंडिया में उसको बोला गया ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया, ठीक है. तो वो एक्ट का नाम आपको याद रखना है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है. कि आपकी जो भी टेरिटरी कंपनी की है अब वो हम ब्रिटिश यानी सरकार के पोजीशंस की तरह बोलेंगे उसको. गवर्नमेंट का डेफिनेटली सुप्रीम कंट्रोल हो गया ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी अफेयर, ठीक है. और जो बॉम्बे मद्रास का सबऑर्डिनेशन था वो हो गया. गवर्नर जनरल और गवर्नर जो है उनको ये भी बोला गया काउंसिल को लेकर के कुछ चेंजेस आए. अच्छा, वो हम अगले एक्ट में कर लेंगे ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो. ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर हुई, लेकिन ये तो सिर्फ हम वो देख रहे हैं सिग्निफिकेंस. डेफिनेटली इसके कुछ डिफेक्ट्स भी थे, कुछ इश्यूज़ भी थे. तो अगर हम इश्यूज़ पर बात करें तो सबसे पहले अब गवर्नर जनरल के लिए 2 मास्टर्स थे, COD और BOC दोनों, है ना. तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या होगा, ऐसा कुछ भी होगा तो हमेशा देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द अथॉरिटी. अब ये क्या कर लेते थे, बहुत बार ऐसा देखा गया कि जो गवर्नर जनरल है वो एक दूसरे के अगेंस्ट एक दूसरे को भड़का देगा और उधर उधर की बात कर लेगा, प्लेइंग जस्ट वन अगेंस्ट दी अनदर. सो दैट वॉज नॉट क्रिएटिंग गुड थिंग्स, ऑफकोर्स दैट इज़ ऑब्वियस. और ये भी दिखने लगा कि अब इंडियंस को जो है इन सब को
सब इंडियंस जो हैं तो ये तो सबके अंडर में आ गए, तो इनको सारे रूलिंग क्लासेस को कहीं ना कहीं केटर करना पड़ता। तो ये कुछ डिफेक्ट्स थे। अब जैसे उधर डिफेक्ट को सेटल करने के लिए एक एक्ट आया था, तो यहाँ भी डिफेक्ट को सेटल करने के लिए एक एक्ट आया, या अमेंड करने के लिए आप बोल लो। तो वो जो एक्ट आया उसको बोला गया अमेंडिंग एक्ट। वो कब आया? 1786 में आया। ठीक है, कि पिट्स इंडिया एक्ट के जो भी इश्यूज़ हैं उसको हम थोड़ा रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब इसी टाइम पर क्या हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस बिकेम द गवर्नर जनरल। तो उन्होंने ना 2 कंडीशन रखी। एक उनका क्या कंडीशन था कि गवर्नर जनरल के हाथ में पावर होना चाहिए कि वो काउंसिल को ओवर राइड कर सके, कि अगर उसको काउंसिल की कोई बात मतलब सही नहीं लग रही है तो वो अपना फिक्स डिसीजन दे दे और उसको ओवर राइड कर ले, मतलब उस पर सुप्रीमेसी जता ले। ठीक है, ऑफ कोर्स नॉट इन एवरी सिचुएशन। तो उन्होंने बोला कि कोई अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है और काउंसिल सपोर्ट नहीं करे तो गवर्नर जनरल के पास ये पावर होना चाहिए। दूसरा उन्होंने क्या बोला कि गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ, एक तरह से आप कहो आर्मी के हेड काइंड ऑफ, ठीक है, दोनों के पोस्ट को एक ही इंसान में दे दो जो कि होगा खुद गवर्नर जनरल, मतलब उसी को CIC भी बना दो, कमांडर इन चीफ बना दो। तो ये बात मान ली गई, लॉर्ड कॉर्नवालिस को बना दिया गया उस टाइम पे क्योंकि ही वॉज द गवर्नर जनरल। और बाद के एक्ट में यही प्रोविज़न आने वाले सारे गवर्नर जनरल के लिए भी अप्लाई कर दिया गया। बोला गया कि ठीक है, आगे भी सबको ये मिल जाएगा। तो इस पर एक सवाल आया हुआ है पहले के किसी एग्जाम में, दैट विच एक्ट gave the right to reject the decisions of committee to governor general, और दूसरे शब्दों में विच एक्ट एम्पावर्ड, दोनों क्वेश्चंस आए हुए हैं अलग अलग एग्जाम में, लॉर्ड कॉर्नवालिस टू ओवर रूल द डिसीजंस ऑफ हिज काउंसिल। ठीक है, तो ये एक जनरल, गवर्नर जनरल के नाम पे भी आया हुआ है और लॉर्ड कॉर्नवालिस के नाम पे भी आया हुआ है। दोनों केस में द आइडिया इज अबाउट रिजेक्टिंग द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल और द कमिटी और ओवर रूलिंग द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल। द आंसर वुड बी द सेम, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1786। ईयर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इन द अदर एग्जाम्स दे आर जस्ट गिविंग यू द ईयर्स एट टाइम्स। ठीक है, अब ये आपको कहीं भी काम आ सकता है, मैच द कॉलम में, UPSC में भी काम आ सकता है, इसीलिए ये ज़रूरी है। So till here we have covered all the acts. Just quickly revising, regulating act of 1773, उसको अमेंड करने के लिए 1781 में आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट, तो अमेंड करने के लिए या सेटलमेंट बोल लीजिए। पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में, और फिर उसको भी सही करने के लिए जो एक्ट आया 1786 में। तो ये 4 हमने कर लिए, क्योंकि इसके बाद से 1793 से चार्टर एक्ट शुरू होगा, वो हम अगले सेक्शंस में देखेंगे। ठीक है, आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। प्लीज़ PYQs हमने अभी तक नहीं भी तो 20+ PYQs दोनों मिला के, इफ़ नॉट 20 एटलीस्ट 15 to 16+, क्योंकि एक्चुअली बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं विच हैव बीन रिपीटेड इन डिफरेंट एग्जाम्स। तो अगर मैं उस सेंस में नंबर काउंट करूँ तो इट विल गो बियॉन्ड 20। ठीक है, हमने कर लिए हैं। चलिए आगे मिलते हैं अगली क्लास में।